हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को देखेंगे। जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि फर्स्ट पेपर भी यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। और जो अभी तक हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी में हम लोगों ने इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, उसका जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जिस भी मित्र को, और उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि आपका इन्वायरमेंट का जो पीडीएफ है, ठीक, उसमें आपका फर्स्ट पेपर भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक जो आपके ज्योग्राफी में यानी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में नहीं है, जैसे ISA हो गया, इंटरनेशनल सोलर रिलायंस, ठीक, इसको भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। और ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से। वो पीडीएफ आपको वहाँ पे पेड दिया जाएगा, पेड पीडीएफ रहेगा, पेड ग्रुप है वो, ठीक। और मिनिमम अमाउंट रखे जा रहे हैं उसके, बहुत ही मिनिमम है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको वीडियोस दिए गए हैं, टोटल वीडियो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराया हूँ। शिक्षा को व्यवसायीकरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक लिमिट में आपसे ये है, यदि आप आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हैं, ठीक, या आप नहीं पैसे दे पाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे मैंने फ्री में वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, ठीक। जो भी वीडियोस है ये हमने फ्री में अवेलेबल कराए, उसी वीडियो की पीडीएफ है। चाहे आप वीडियो देख के नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। हाँ, उसमें थोड़ा सा चीज़ें हमने एक्स्ट्रा किया है भाई, जो पे करेंगे उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पर अलग किया है कि उनको कुछ अलग से वहाँ पर MCQs वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 200 से 400 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। और 200 से 400 आपका इन्वायरमेंट के MCQ मिल जाएंगे, उसमें करंट बेस्ड भी होगा। तो करंट वाला हमने यहाँ पे, आप अनअकैडमी पे जाएंगे, वहाँ पे भी हमने करा रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पेपर का लॉजिकल रीजनिंग का सबसे टफ ये प्रश्न होते हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। और अक्सर जो आपको जो चीज़ें लगता है कि नहीं ये वाला सही होगा, तो वो सही नहीं बल्कि दूसरा सही हो जाता है। तो ये इसलिए हम लेके आए हैं। इसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये 10 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक। 2018 और 2019 में आपने देखा था कि 10-10 सेट होते थे, ठीक। 10 सेट होते हैं, यानी 2018 में 10 सेट, 2019 वाला जुलाई का 10 सेट, अभी दिसंबर का इसमें नहीं शामिल किया हूँ। तो इसमें 10 इम्पॉर्टेंट जो MCQs हमें लगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और इसको पढ़ने के बाद आप जो है आगामी जो परीक्षा है जून 2020 की, तो उसमें आप कुछ अच्छा कर जाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूडेड किया है। और UGC नेट फर्स्ट पेपर का भी एक पेड ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक आप थोड़ा बहुत जो है अमाउंट यदि पे किए रहते तो आप सभी का मन लगता है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आपको प्रश्न देता हूँ बहुत कम लोगों के रिप्लाई आते हैं, और चूँकि मैं काफ़ी मेहनत करके इन चीज़ों को यहाँ पे बनाता हूँ, तो लगता है यार कि आप लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पेड ग्रुप बना दूँ, चाहे जो भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, 10 भी लोग जुड़ें, 5 लोग भी जुड़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने कम लोग उसमें जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। आराम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर, और उसका मिनिमम अमाउंट रखा जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे हम पूरा UGC नेट फर्स्ट पेपर का टॉपिक वाइज जो आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल रहेंगे, और वहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक। तो जल्दी आपका वो अनाउंसमेंट हम कर देंगे। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को जुड़ना होगा तो इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक। 8318011238, तो ये इस नंबर पे है। तो पेड ग्रुप फर्स्ट पेपर का भी चल रहा है और PDF का भी चल रहा है, बहुत मिनिमम अमाउंट है, ठीक। और सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप में, यूट्यूब में प्रोवाइड कराया, क्योंकि ये इसलिए हैं जो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं या यूट्यूब पे उतना ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको PDF की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए वो चलाया गया है। और जो भी मित्र यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो अपना YouTube देखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और यहाँ पे टोटल फ्री में है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला है कि नीचे 2 आधार वाक्य A और B दिए गए हैं, इनमें 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस कूट का चयन करना है जिसमें विधिवत निष्कर्ष अभिकथित हैं, यानी कि जिसमें सही है, और आधार वाक्य को एकल या संयुक्त रूप में लेते हुए किया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए लॉजिकल रीजनिंग की एक बेस्ट ट्रिक क्या है,
लॉजिकल रीजनिंग की बेस्ट ट्रिक ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे कई चीज़ें जो लिखा गया है इंग्लिश में पढ़ने पे आप सटीक आंसर दे पाएंगे, हिंदी में वही आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आधार वाक्य कह रहा है कि ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, सभी स्तनधारी जीव उष्ण रक्तीय पशु हैं। ठीक, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी सभी स्तनधारी जीव क्या हैं, उष्ण रक्तीय पशु हैं, यानी कि गर्म खून वाले हैं जो स्तनधारी हैं। दूसरा आपका आधार वाक्य है कि नो लिजार्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कोई भी छिपकली, ध्यान रखिएगा लिजार्ड मीन छिपकली, कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है, कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है। ठीक, अब आपको यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि सभी दिया रहे तो आपको यहाँ पे वेन डायग्राम मेथड अपनाना है। सभी दिया रहे तो पहले सभी को का फिगर बनाइए, फिर उसके बाद कुछ का, फिर उसके बाद कोई नहीं का। ठीक, ये आपका एक सिस्टमेटिक आर्डर है। अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसमें बनाए हैं। चलिए, निष्कर्ष देखने से पहले ही हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा पाएंगे। राइट, चलिए, कह रहा है कि सभी स्तनधारी उष्ण रक्तीय पशु हैं। तो सभी स्तनधारी, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ठीक, हाँ, ये देखिए सभी स्तनधारी हो गए। ठीक, कह रहा है कि सभी स्तनधारी उष्ण रक्तीय हैं। जो बड़ा गोला है ये क्या हो गया, उष्ण रक्त वाला, और जो छोटा गोला है ये स्तनधारी। ठीक, ये स्तनधारी हो गया। और दूसरा कह रहा कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है। ठीक, कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है, तो यहाँ पे आपको छिपकली बना लेना है। आपने देखा हमने जो बताया कि पहले सभी, फिर कुछ, फिर कोई नहीं। अब कुछ वाला तो यहाँ पे प्रश्न दिया नहीं है, सभी का हो गया, उसके बाद कोई नहीं पे आ गए। कोई नहीं यानी कि कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है, तो आपका क्या हो गया, छिपकली हो गई। ठीक, अब यहाँ से आप निष्कर्ष निकालिए, क्या निष्कर्ष निकल सकता है। चलिए, ये आपने बना लिया होगा। अब यदि निष्कर्ष आप निकालेंगे इस पे तो क्या निकलेगा, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट होगा कि नहीं, कोई छिपकली स्तनधारी तो नहीं है, क्योंकि स्तनधारी का ये वाला पार्ट है ये, और यहाँ तक छिपकली नहीं पहुँची है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि कोई भी उष्ण रक्तीय छिपकली नहीं है, यानी कि ये जो उष्ण रक्त है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कहा गया, स्टेटमेंट ही देख लीजिए, कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई भी उष्ण रक्तीय छिपकली नहीं है। इसका इंग्लिश आप देखेंगे, नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर लिजार्ड, यानी नो वार्म ब्लडेड, कोई उष्ण रक्तीय जंतु छिपकली नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में हम लोग आते हैं, 2 निष्कर्ष हमने निकाला वहाँ पे, कोई भी छिपकली स्तनधारी नहीं, आपने देखा ये ठीक, ये छिपकली हो गया, ये स्तनधारी। ठीक, तो यहाँ पे इसका कोई संबंध दिख रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये वाला पहला राइट हो गया। चलिए, दूसरे में आते हैं कि कुछ छिपकली स्तनधारी नहीं है, जबकि आपका जो आधार वाक्य था पहले ही कहा था कोई भी छिपकली उष्ण रक्तीय जंतु नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कोई भी छिपकली स्तनधारी नहीं है। ये स्तनधारी था, ये उष्ण रक्तीय, ये आपका छिपकली। स्तनधारी का छिपकली से कोई संबंध आपको दिख रहा नहीं ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ छिपकली स्तनधारी नहीं है, यानी कि कुछ छिपकली नहीं है, लेकिन कुछ जो उसके बाद बच रही वो हैं स्तनधारी। तो ये आपका रंग है स्टेटमेंट ये वाला। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट आइए, कोई भी उष्ण रक्तीय जंतु छिपकली नहीं, यानी नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर लिजार्ड। नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड आपने देखा ये था, और ये लिजार्ड नहीं है, तो राइट है। आपने देखा था कोई भी वार्म ब्लडेड छिपकली नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चलिए, तीसरा है, चौथा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा भी आपका राइट हो गया और पहला, दूसरा रॉन्ग है। चौथा देखते हैं, सभी उष्ण रक्तीय जंतु स्तनधारी हैं,
यहाँ पे देखिए कि उल्टा कर दिया। स्टेटमेंट क्या था कि सभी स्तनधारी उष्णरक्तीय हैं, सभी स्तनधारी उष्णरक्तीय हैं, यानी वार्म ब्लडेड हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी स्तनधारी वार्म ब्लडेड हैं, ये तो राइट है। लेकिन आपका ये कह रहा है कि सभी वार्म ब्लडेड स्तनधारी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो स्तनधारी तो इतने ही हैं, इधर जो ये वार्म ब्लडेड हैं ये वाले खाने में, ये तो आपके स्तनधारी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चौथा भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट क्या हुआ आपका 1 और 3। ठीक, क्लियर हुआ ना इतना। चलिए दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से 2 कथन दिए गए हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते हैं किंतु वे एक साथ गलत हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक साथ तो सही नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। इन्हें निरूपित करने वाला कूट कौन सा राइट है। चलिए कथन की बात करें तो कथन है सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, ये कह रहा है। दूसरा कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं। तीसरा है कुछ चमगादड़ स्तनधारी नहीं है। चौथा है कोई चमगादड़ स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे आप तो प्रश्न कह रहा है कि एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास है AB, AD, AC, BC। पहले देखते हैं A को B के साथ लेके, ठीक, उसके बाद A को D के साथ। A को B के साथ लेके देखिए सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं और B वाले में कह रहा कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, तो ये डायरेक्ट इसका अपोजिट हो गया। ठीक, तो ये गलत हो गया। कहा है कि सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से तो नहीं गलत है ना, क्योंकि सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, कह रहा कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं और जो कुछ हैं यही रॉन्ग है, जो अन्य चमगादड़ बचे हैं वो आपके स्तनधारी हैं। और दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या है, A और D राइट है। तो A और D की बात करें कि सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं और D का कह रहा है कि कोई चमगादड़ स्तनधारी नहीं है। ये आप देख सकते हैं एक दूसरे का एकदम विरोधी है। ठीक, तो ये एक साथ लिए जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका A और C सही है, आपने देखा था। तो सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ चमगादड़ स्तनधारी नहीं हैं, ये यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे घुमा के कह रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग है इस हिसाब से जो प्रश्न कहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। चौथा ऑप्शन आपको बताया कि B और C दोनों सही हैं। तो B और C को यदि आप साथ लेंगे तो कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ चमगादड़ स्तनधारी नहीं हैं। एक तरफ कह रहा कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, दूसरी तरफ कुछ चमगादड़ स्तनधारी नहीं है, तो ये तो इसी का ही आंसर हो गया। ये आपके एक साथ सही नहीं है लेकिन गलत हैं। कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ चमगादड़ स्तनधारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत थोड़ा सा है, समझिए, एक बार भी आप इसका पॉइंट पकड़ लेंगे तो समझ जाएंगे। आपने देखा कि प्रश्न ये कहा कि जब 2 तर्कवाक्य एक साथ सत्य हो सकते हैं किंतु सत्य नहीं हो सकते कहा है, ठीक, किंतु असत्य हो सकते हैं, तो उसे परस्पर विपरीत कहा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, A और D। ठीक, यहाँ पे कुछ चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ नहीं है, यानी कुछ स्तनधारी हैं, कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये सत्य प्रतीत होता है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, तार्किक तर्कशक्ति परीक्षण के संदर्भ में सत्य और विधिमानता के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें जो आपका ये लॉजिकल रीजनिंग आप देख रहे हैं, यही थोड़ा सा आपका ये कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तार्किक तर्कशक्ति परीक्षण के संदर्भ में सत्य और विधिमानता के बारे, इसका हम आपको थ्योरी बताएंगे कैसे समझना है। अभी केवल हम प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और आंसर क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि तार्किक तर्कशक्ति परीक्षण के संदर्भ में सत्य और विधिमानता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बना है, ट्रूथ एंड फैल्सिटी आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशंस। सत्य और मिथ्या व्यष्टिक धारणा की विशेषता है। प्रश्न आपका क्या था, सत्य और विधिमानता के बारे में कौन सा सही है, कि सत्य और मिथ्या व्यष्टिक धारणा की विशेषता है, विधिमानता और अविधिमानता व्यष्टिक धारणा की विशेषताएं हैं, सत्य और मिथ्या तर्क की विशेषता है, या विधिमानता और अविधिमानता तर्क की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा क्या होगा, सत्य और मिथ्या व्यष्टिक धारणा की विशेषता है, यह सत्य और विधिमानता के कथन में सही है। जबकि विधिमानता और अविधिमानता व्यष्टिक धारणा की विशेषताएं हैं, तो एक ही कि दो एक साथ आप उसकी मान्यता भी कर रहे हैं, एक साथ विधिमान्यता मतलब अविधिमानता भी कर रहे हैं, लेकिन एक साथ उसका आप वैलिडिटी कर रहे हैं, दूसरी बार उसको इनवैलिड बता दे रहे हैं। तो ये कहाँ से उसकी विशेषता होगी, बल्कि ये उसका विरोधाभास हो गया। ठीक, दूसरा है सत्य और तीसरा सत्य और मिथ्या तर्क की विशेषताएं हैं। तो सत्य और मिथ्या ये तर्क नहीं, बल्कि एक तरफ आपका सत्य कह रहा है, एक तरफ आपका मिथ्या कह रहा है। तो इसमें जबकि बात किया जा रहा है सत्य और विधिमान्यता। ठीक, तो ये व्यष्टिक धारणा जो बताया कि व्यष्टिक धारणा सत्य और मिथ्या की विशेषता होती हैं, राइट है। विधिमानता और अविधिमानता व्यष्टिक धारणा की विशेषता नहीं, बल्कि तर्क की विशेषता होती है, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोर्शन नहीं होती। तो चौथा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विधिमानता और अविधिमानता तर्क की विशेषताएं होती हैं। तो ये राइट है, क्योंकि जब आप किसी लॉजिक को देते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी हो सकती है और इनवैलिडिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके वैलिडिटी को, यानी आपकी जो विधिमानता हो, उसको अपने तर्क से उसको गलत साबित कर दे और वो अपना एक तर्क दे दे, यानी कि दोनों यहाँ पे आपका लॉजिकली राइट है। तो इसकी ये विशेषता है। तो पहला और चौथा यहाँ पे राइट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी वाला। ठीक, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रयोजन मूलक है। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द आर्गूमेंट इज रूटेड इन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। निम्न में से कौन सा तर्क प्रयोजन मूलक अन्वेषण के मूल में है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, निहितार्थक, यानी हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव या इम्प्लिकेटिव। कौन सा आपका एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है। तो राइट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव जो मेथड है ये आपका एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जो आपका प्रयोजन मूलक अन्वेषण होता है इसके मूल में आपका इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव यानी आगमनात्मक अनुमान निहित होता है। इस अनुमान के प्रवर्तक थे फ्रांसिस बेकन इसके प्रवर्तक हैं। ठीक, फ्रांसिस बेकन। आगे देखते हैं, इसमें इसी तर्क वाक्य में विशेष तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। आप जानते हैं कि विशेष तथ्य के आधार पर सामान्य निष्कर्ष आगमनात्मक में निकाला जाता है, जबकि निगमनात्मक में सामान्य तर्क पे विशेष अर्थ। आगमनात्मक अनुमान में आधार वाक्य विशेष होते हैं जो कि अनुभव से प्राप्त होते हैं, और निष्कर्ष सामान्य तर्क वाक्य होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी में से सही तर्क की पहचान कीजिए। चलिए यहाँ पे दिया है
किसी अंग्रेज़ महिला द्वारा अमेरिकियों को अर्धविराम के बारे में भाषण देना ऐसा ही है जैसे कि अमेरिकी द्वारा फ्रांसीसियों को सॉस यानी चटनी के बारे में व्याख्या देना। यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो उसके बारे में क्या बता सकता है। जैसे यदि हम लोग अंग्रेज़ों को बोलें कि आप अर्धविराम के बारे में बताइए कि अर्धविराम क्या है हमारी हिंदी के बारे में, तो वो उस तरह से नहीं भाषण या उस तरह से नहीं व्याख्यायित कर सकते जिस प्रकार से अमेरिकी से कहा जाए कि वो फ्रांसीसियों को चटनी के बारे में व्याख्यान दें, कि फ्रांसीस के लोगों को बताएं कि चटनी क्या होती है। तो ऑप्शन है ये एनालॉजिकल है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है या फिर हाइपोथेटिकल है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आसानी से कैसे कि आपको ये एक दूसरे से समान लग रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हम भारतीयों के अर्धविराम के बारे में अंग्रेज़ नहीं बोल सकते, उसी तरह से जो फ्रांसीसियों की चटनी के बारे में अमेरिकी नहीं बोल सकते। तो कैसा ये लग रहा है आपको, एक दूसरे के समान लग रहा है कि नहीं, सादृश्य लग रहा है ना। डिडक्टिव, इंडक्टिव और हाइपोथेटिकल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, उसी बेस पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, तो अंग्रेज़ महिला जैसे अमेरिकियों से बोलती है भाई अर्धविराम क्या है, उसके बस का भी बात नहीं है। फ्रांसीसियों को जैसे अमेरिकी बोलते हैं चटनी क्या है, उसके बारे में उनके बस की बात नहीं। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या सादृश्यात्मक हैं। राइट, नेक्स्ट है in term of the relationship inductive below which word will be correctly pair to replace the question mark। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इसकी जगह पे करेक्ट कौन सा रहेगा। कि जैसे आपका नाटक यानी प्ले, सिंग, सॉन्ग, देखिए गाना, गीत एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित हैं, वही ये कह रहा है कि प्ले यानी कि नाटक इस तरह से किससे संबंधित है। ठीक, आपके पास ऑप्शन है अभिनय, सीन यानी दृश्य, उसके बाद थिएटर, फील्ड। तो राइट क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से गाना और गीत समान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से गाना और गीत समान अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, कि गीत गा रहे हैं या गाना गा रही हैं। ठीक, तो एक दूसरे से ये समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह से नाटक और एक्टिंग यानी अभिनय एक दूसरे के समानार्थी हैं कि नहीं है। थिएटर तो नहीं होगा क्योंकि थिएटर में नाटक नहीं होता है। दृश्य ये भी नहीं होगा। फील्ड, तो गीत को क्या किया जाता है, गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आप देखते हैं गीतकार और गायककार अलग अलग होते हैं। जो आप कभी गाने की कैसेट वगैरह जो पुरानी होती हैं उस पर देखिएगा, या जो आपके पोस्टर्स वगैरह होते हैं उस पर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है गीतकार किसी और का और गायककार कोई और। यानी गीत को क्या किया जाता है, गाया जाता है। उसी प्रकार से नाटक का क्या किया जाएगा, अभिनय किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाटक क्या क्या होगा, अभिनय होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से ये संबंधित है। ठीक, नीचे आइए, 2 आधार वाक्य दिए गए हैं और 4 निष्कर्ष निकलते हैं, अकेले या एक साथ। कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। आधार वाक्य है सभी राजनेता ईमानदार व्यक्ति हैं। सभी राजनेता ईमानदार व्यक्ति हैं। सभी ईमानदार व्यक्ति निष्पक्ष हैं। चलिए, अब ये मस्त आया है। अब यहाँ से आपको निकालना है कि सभी राजनेता, ये आपके सभी राजनेता हो गए। और ये कौन हो गए, ये आपके ईमानदार महोदय हो गए। ठीक, ईमानदार। ठीक, दूसरा कह रहा है सभी ईमानदार व्यक्ति निष्पक्ष हैं। सभी ईमानदार, ईमानदार और ये निष्पक्ष। ठीक, सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। अब दोनों को यदि एक साथ मिला के आपको बनाना है, यानी एक तो आपने ये देख लिया इस तरह से बनेगा। दूसरा, अब
इन दोनों को एक साथ लेके हमको निष्कर्ष देखना है, तो इसलिए दोनों को देखेंगे आप। तो यहाँ पे कह रहा है सभी ईमानदार व्यक्ति निष्पक्ष हैं, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। राजनेता महोदय हो गए, नेताजी, ठीक, और ये हो गए ईमानदार महोदय। ईमानदार भी किस में है? निष्पक्ष में है, ये निष्पक्ष हो गया, ठीक। तो सबसे ऊपर कौन हो गए? निष्पक्ष, उनके अंदर ईमानदार, ईमानदार के भीतर क्या हो गए? राजनेता। अब इस आधार पे निष्कर्ष निकालें तो आपको क्या स्पष्ट होगा? निष्कर्ष में आइए देखते हैं कि कुछ ईमानदार व्यक्ति राजनेता हैं, कुछ ईमानदार व्यक्ति राजनेता हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा? आपने देख लिया, फिगर भी देख लिया, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपने देखा राजनेता, ये आपके ईमानदार, ये आपके निष्पक्ष। अब यहाँ से निकालिए राजनेता, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। हाँ, अब कुछ ईमानदार व्यक्ति राजनेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्ट है ये राजनेता का है, तो ये राजनेता, ये पूरा क्या है? ईमानदार, ठीक। ईमानदार का एक थोड़ा ही पार्ट तो राजनेता है, इतना ही, और जो बाकी बचा भाग है, यानी ये वाला भाग है, ये तो राजनेता नहीं है ना, ईमानदार वाले। तो इसलिए ये वाला राइट है कि नहीं है? आप यही देख के देखिए, ठीक। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बस आपको जो कह रहा है वही फॉलो करते चलना है। दूसरा कह रहा है कोई ईमानदार व्यक्ति राजनेता नहीं है, कह रहा है कोई ईमानदार व्यक्ति राजनेता नहीं है। इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, नो ऑनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, यानी नो ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में कोई ईमानदार व्यक्ति राजनेता नहीं, बड़ा कन्फ्यूज़न का होता है, कोई ईमानदार व्यक्ति। और यहाँ पे देखिए नो ऑनेस्ट पर्सन, यानी नो ऑनेस्ट पर्सन इज़ पॉलिटिशियन, कह रहा है कोई ईमानदार व्यक्ति राजनेता नहीं है। लेकिन ये कहाँ से है? ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये तो राजनेता महोदय हैं और ईमानदार व्यक्ति भी हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होता है? रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है कुछ निष्पक्ष व्यक्ति राजनेता हैं, कुछ निष्पक्ष व्यक्ति राजनेता हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये चलिए, ये जो है ये महोदय निष्पक्ष वाले हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ निष्पक्ष व्यक्ति राजनेता हैं। तो यदि देखा जाए तो इस गोले का ये पूरा संपूर्ण भाग होगा, ध्यान रखिएगा, इसको संपूर्ण भाग होगा, तो इसी का ही तो पार्ट ये है राजनेता महोदय, यानी राजनेता महोदय निष्पक्ष व्यक्ति भी हैं, ठीक, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति भी हैं। इसलिए जब संपूर्ण ईमानदार निष्पक्ष है तो नेता भी निष्पक्ष होंगे कुछ, तो ये आपके राइट है। सभी निष्पक्ष व्यक्ति राजनेता हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब कैसे रॉन्ग हो गया कि ये निष्पक्ष तो बड़ा है ना, राजनेता महोदय छोटे हैं, यानी छोटे क्षेत्र में हैं, तो ये कैसे पूरे को एक साथ ले सकते हैं आप? तो सभी निष्पक्ष व्यक्ति, यानी ये वाले निष्पक्ष व्यक्ति तो राजनेता नहीं है ना, जो ये वाले इनकी लाइनिंग से बचे हैं, तो इसलिए ये वाला भी रॉन्ग है। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें आप, 1 2 4 ये नहीं है, 2 4 1 3 सी वाला राइट है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और इससे 3 मान्यताएं दी गई हैं, ठीक। और अभिकथन के संदर्भ में कौन सी मान्यता ज़्यादा शामिल है, उसमें सन्निहित है, ये पूछ रहा है। कथन है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पर मुद्रित चेतावनी ये है। अब ये आपके स्टेटमेंट हो गए। अजम्पशन क्या है, यानी मान्यताएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो मान्यता यहाँ पे है कि पीपुल रीड प्रिंटेड मैटर ऑन द सिगरेट पैकेट, यानी लोग सिगरेट पैकेट पर मुद्रित चेतावनी पढ़ते हैं। दूसरा है कि लोग चेतावनी का संज्ञान लेते हैं। तीसरा है धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य लाभ होता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैकेट के ऊपर लिखा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो स्वास्थ्य लाभ तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका ये आपका कह रहा है कि धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। जो पैकेट पे लिखा गया है चेतावनी, ठीक, उससे क्या तात्पर्य होता है, ये तो आपका इनडायरेक्टली निकलता है ना, नो स्मोकिंग प्रमोट्स हेल्थ। तो ये तो आपका राइट है एक प्रकार से, ठीक। लेकिन जो आपका पैकेट दिया उसका डायरेक्ट मैसेज नहीं है। और आप जानते हैं कि भले उस पर लिख दिया गया है या कुछ भी छाप दिया जाता है, शुरुआत में लोग देखते हैं उसको, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं सिगरेट या गुटखा आदि की बिक्री में कमी उतनी हद तक नहीं देखी गई है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका लोग चेतावनी का संज्ञान लेते हैं, इतना संज्ञान लेते हैं तो मार्केट में ये बिकती ही नहीं। लोग सिगरेट पैकेट पर मुद्रित चेतावनी पढ़ते हैं, तो ये राइट ये भी है कि हाँ, मुद्रित चेतावनी तो पढ़ते हैं लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। संज्ञान में लेते हैं तो कब का जो है स्वास्थ्य लाभ उनको हो जाता है। लेकिन ये भी आपका राइट है, ठीक, कि धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है कि केवल 1, 2 या 2 और 3। तो 2 तो आपका राइट नहीं है, तो 2 जहाँ जहाँ पे है सब रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब बचा केवल एक ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन यदि इस तरह से आप देखें कि जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका ये भी होना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, ये सही है। लेकिन आपका जो अभिकथन है उस हिसाब से जो मान्यता है या जम्पशंस है उसको आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, तो उस हिसाब से आपका ओनली 1 राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लॉजिकल रीजनिंग में, श्री राजेश, उनकी बहन, उनका पुत्र और उनकी पुत्री को गोल्फ का शौक है, वे प्रायः साथ खेलते हैं। अब निम्न कथन में से उन चारों के लिए सही क्या है, ध्यान रखिएगा। राजेश, उनकी बहन, उनका पुत्र, उनकी पुत्री, सबको गोल्फ खेलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दिया है कि सर्वोत्तम खिलाड़ी का जुड़वा और सबसे खराब खिलाड़ी का लिंग भिन्न है। दूसरा है द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर द सेम एज, यानी सर्वोत्तम खिलाड़ी और सबसे खराब खिलाड़ी की आयु समान है। यदि यह माना जाए कि दोनों जुड़वे 4 लोगों के समूह के सदस्य हैं, तो सर्वोत्तम खिलाड़ी कौन है। ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि सर्वोत्तम। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ये डीप प्रश्न बनाया है, यहीं आपको समझने की ज़रूरत है। ये पूछ रहा है कि यदि मान लिया जाए कि दोनों जुड़वे 4 लोगों के समूह के सदस्य हैं, तो सर्वोत्तम खिलाड़ी कौन है। यदि मान लिया जाए राजेश और उनकी बहन सबसे खराब खिलाड़ी हैं, ठीक, राजेश और उनकी बहन खराब खिलाड़ी हैं, तो उनके पुत्र और पुत्री क्या होंगे, सर्वोत्तम खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक। पुत्र और पुत्री एक दूसरे से लिंग भी समान है, भिन्न है, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वोत्तम खिलाड़ी का जुड़वा और सबसे खराब खिलाड़ी का लिंग भिन्न है। सर्वोत्तम खिलाड़ी और सबसे खराब खिलाड़ी की आयु समान है, तो बेटा और बेटी जुड़वे हो सकते हैं, या राजेश और उनकी बहन जुड़वा हो सकती हैं और सर्वोत्तम खिलाड़ी हो सकती हैं, उनके पुत्र पुत्री खराब खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि माना जाए तो यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए कि एक बार राजेश और उनकी बहन को सबसे खराब मान लिया जाए, दूसरा पुत्र और पुत्री उनके सर्वोत्तम खिलाड़ी हो गए, दूसरा यहाँ पे ये माना जा सकता है कि राजेश और उनकी बहन अच्छे खिलाड़ी हैं, सर्वोत्तम हैं, तो पुत्र और पुत्री उनके खराब खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि दोनों को मिक्स किया जाए, यानी राजेश और उनकी बहन को जुड़वा किया जाए, तो उनके पुत्र और पुत्री, ठीक, तो इसमें जो सही आंसर आपका मिलेगा
यदि आप माने इसमें तो पुत्र और पुत्री ये एक दूसरे के, ये इनकी बहन है, पुत्री इनकी मतलब पुत्र की, ठीक। और ये जुड़वा है, और जुड़वा होने की वजह से जो पुत्री है उसका जिसका लिंग भिन्न है ये सर्वोत्तम खिलाड़ी है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राजेश की पुत्री है ये सर्वोत्तम खिलाड़ी होगी, ठीक। यदि माना जाए तो यहाँ पे मानने की ही बात किया जा रहा है, ठीक। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 5 व्यक्ति अमित, अनिल और अजय, अतुल, आनंद एक 5 मंजिला मकान में अलग अलग रहते हैं। ये देखिए मस्त है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे कह रहा है उसके आप अकॉर्डिंग बनाते जाइए, ठीक। चलिए बनाते चलते हैं। 5 मंजिला मकान में एक सब रहते हैं और अमित क्या करता है, अमित अजय के ऊपर लेकिन आनंद के नीचे रहता है। ये मान लीजिए 5 लोग हो गए, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक। ये हो गया 5 लोग, 1 2 3 4 और ये 5। कह रहा है कि अमित अजय के ऊपर लेकिन आनंद के नीचे रहता है। ये मान लीजिए अमित महोदय हो गए और ये अजय हो गए और ये आनंद हो गए, ठीक। कह रहा है कि अमित जो है ये अजय के ऊपर है, यहाँ से देखिए अजय के ऊपर है लेकिन आनंद के नीचे है कि नहीं। अब दूसरे में आते हैं कि अतुल अजय के ऊपर लेकिन अमित के नीचे है, अतुल अजय के ऊपर लेकिन अमित के नीचे। अब ये बीच में कौन आ गया, अतुल। इसका कलर चेंज करने दे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये अतुल महोदय हो गए। कह रहा है कि अतुल जो है अजय के ऊपर है, अजय के ऊपर है लेकिन अमित के नीचे रहता है, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। अब कह रहा है अगला कि अनिल आनंद के नीचे लेकिन अतुल के ऊपर है, आनंद के नीचे अनिल है लेकिन अतुल के ऊपर है, तो कहाँ हो सकता है ये आप यहाँ लगा दीजिए, इसका भी कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ आनंद के नीचे किसको लगा देंगे, अनिल को। स्टेटमेंट फॉलो हुआ कि नहीं, अतुल के ऊपर अनिल है और आनंद के नीचे है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि अनिल किस तल पर रहता है, अनिल किस तल पे रहता है। 5 फ्लोर आपने देखा, तो अनिल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस तल पे रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक। ये आपका अमित की जगह भी अनिल हो सकता है और जहाँ है यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि केवल यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहा गया है कि अतुल के ऊपर हो और आनंद के नीचे हो, लेकिन आपने देखा कि आनंद और अतुल के बीच में पहले से अमित है, ठीक। लेकिन इसको भी इसमें शामिल करना है, यानी कि या तो ये अनिल के ऊपर रहेगा या ये अनिल या तो अमित के ऊपर रहेगा या अमित के नीचे रहेगा, ठीक। तब भी आनंद के नीचे और अतुल के ऊपर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट क्या हो सकता है, या तो आप इसको अमित की जगह कर सकते हैं, तो अमित किस तल पे है, तीसरे पे, या तो अमित के ऊपर या चौथे पे कर सकते हैं। तो आइए आंसर पे देखते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन है आपका दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पे देखिए राइट क्या है आपका, तीसरा या चौथा तल, ये आपका सही उत्तर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बस जो इसने कहा वही हम फॉलो किए, ठीक। बस वही आपको यहाँ पे करना है, 5 बना के जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आप भरते जाइए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो यदि आप देख लेंगे टोटली तो आपको लगेगा कि हाँ किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि ये 10 ही प्रश्न आपका यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम ले गए हैं, ठीक, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 प्रश्न आपको मिलना ही है और 5 में मान के चलिएगा कि यदि आप इस तरह से सभी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो सभी कर जाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।